न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। बेसिकली एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है एनएलएम, बेसिकली इट्स ए कंसेप्चुअल टॉपिक, और इसमें जो है कंसेप्चुअल टॉपिक में जो थ्योरी का कंटेंट है वो एकदम नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, क्योंकि टॉपिक की हेडिंग को ही हमने बोला है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। एंड हमें मालूम है 8th स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे हैं कि न्यूटन के सिर्फ 3 लॉज ऑफ मोशन है। कौन से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंस ग्रेविटेशन का था, रोटेशनल मोशन का है, उसके बाद थर्मल सेक्शन का रहेगा, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस एनएलएम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसका मतलब इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन आता है नीट में भी और जेईई में भी, लेकिन इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका एप्लीकेशन रिमेनिंग सिलेबस के मोर देन 70% टॉपिक्स में हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वर्कशीट जो आपको मिलने वाली है उनके नंबर थोड़े से कम रहेंगे एज कंपेयर टू अदर टॉपिक, लेकिन इसका लाइव लेक्चर में डिस्कशन हमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टॉपिक की जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट टॉपिक में हमें बहुत बार अप्लाई करनी है, ठीक है। तो एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहले थ्योरी की बातें 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं, फिर एक्चुअल एप्लीकेशंस में आएंगे, ठीक है। सबको मालूम है इसलिए इतना ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन आए कहां से, उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी हमारे फिजिक्स की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो इसमें अगर थोड़ा सा डीप में देखेंगे तो सबसे पहले जब एरिस्टोटल था तो इस एरिस्टोटल ने क्या किया था, पूरा जो मैकेनिक्स है जो हम आज पढ़ने वाले हैं एंड जिसको अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऐसे बोलते हैं, ये सारा जो मैकेनिक्स है वो हिस्ट्री में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था डिटेल में बाय एरिस्टोटल। लेकिन एरिस्टोटल का पार्ट ये था कि उसने जितनी भी फिजिक्स की यानी मैकेनिक्स की कंसेप्ट एक्सप्लेन की थी उनमें से हर एक या फिर बहुत सारी जो कंसेप्ट थी वो गलत थी, रॉन्ग थी, ये प्रूव कर दिया था गैलीलियो ने। तो न्यूटन ने क्या किया बस कि गैलीलियो का जो मैकेनिक्स होता है जिसको अपन न्यूटनियन मैकेनिक्स बोलते हैं वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था भाई गैलीलियो, और उस गैलीलियो के मैकेनिक्स को एकदम सिंपल फॉर्मेट में, सिंपल वर्ड्स में एंड विद डिटेल ऑब्जर्वेशन हमारे सामने एक्सप्लेन किया था, और इसके लिए हम न्यूटन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले एक टेंडेंसी होती है जिसको यहाँ पे समझना पड़ेगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में, या फिर जब जब फोर्स की बात आएगी तब इसको हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जिसका कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हमने लास्ट टॉपिक में मतलब रोटेशनल मोशन में पहले से ऑलरेडी किया था, दैट इज इनर्शिया। तो क्या होता है ये इनर्शिया, व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? टेंडेंसी टू अपोज, ठीक है। इनर्शिया मतलब क्या है, बेसिकली फिर से ये टेंडेंसी है, मतलब हमारे फिजिक्स में ये टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि हमें इसी टेंडेंसी को ही पढ़ना है फिजिक्स में, क्योंकि टेंडेंसी मतलब नेचर में जो कुछ भी है उनके बिहेवियर के लॉ होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में उसको हमने डिफाइन किया था। इनर्शिया मतलब क्या है, टेंडेंसी है। अब हमने दो टेंडेंसी को स्टार्ट में टॉपिक के पहले इंट्रोड्यूस मतलब पहले टॉपिक में भी इंट्रोड्यूस किया था, आज मॉर्निंग के लेक्चर में भी इंट्रोड्यूस किया था कि जितना भी नेचर में सब कुछ बना है वो बना है मैटर से, और मैटर में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड ये तीनों पार्टिकल के पास एक टेंडेंसी है जिसको हमने मास बोला है। तो ये मास का बेसिकली दो टेंडेंसी में, दो पार्ट में हम यहाँ पे मतलब उसको सेपरेट करते, डिवाइड करते हैं। एक टेंडेंसी जिसका काम होता है सराउंडिंग के स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करना, एंड इसी मास का दूसरा काम होता है, दूसरी टेंडेंसी होती है ये इनर्शिया को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इनर्शिया को डिफाइन करते टाइम हम पहले बोलेंगे कि इनर्शिया मतलब क्या है, टेंडेंसी है। ऑब्वियसली इट इज प्रोवाइडेड बाय मास ओनली, मतलब मास को छोड़ के इनर्शिया प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं होता है। रोटेशनल मोशन में भी हमने देखा था कि वहां पे मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब वहां पे हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर किया था, लेकिन वो एप्लीकेबल था ओनली इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे जो हम इनर्शिया वाली टेंडेंसी देखेंगे ये रोटेशनल मोशन छोड़ के इन ऑल टाइप ऑफ मोशन में एप्लीकेबल होगी। तो इनर्शिया मतलब बनेगा इट्स ए टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मैटर opposes change in its state, either state of rest
इधर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो कि इनर्शिया का मतलब क्या है, एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब नेचर का रूल है, लॉ है, और इसका काम क्या होगा, अपोज करना। किसको अपोज करना, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट को चेंज करना, लेकिन स्टेट कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस, ये मैटर की स्टेट है, उनको चेंज करना नहीं। दो स्टेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक स्टेट ऑफ रेस्ट होगी, दूसरी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होगी। इसका मतलब कोई बॉडी अगर पहले से रेस्ट में है एंड उस बॉडी को हमें अगर मोशन में सेट करना है, तो वहां पे बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी। और उस अपोज को ओवरकम करने के लिए हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे आज के टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज फोर्स। मतलब ऐसे बोलता हूं मैं कि फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। फोर्स की रिक्वायरमेंट एक ही पर्पस के लिए होती है कि बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसको ओवरकम करने का। क्योंकि जब तक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर जब तक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, तब तक वहां पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई बॉडी रेस्ट में है एंड उस रेस्ट वाले बॉडी को मोशन में सेट करना है, या फिर कोई बॉडी पहले से मोशन में है एंड उस मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में लेके आना है, तो दोनों भी केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइक है, स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद गियर डाला, क्लच छोड़ते टाइम हमें बाइक को एक्सेलरेट करना पड़ता है। अब हमने एक्सेलरेट किया मतलब क्या किया, एक्सेलरेट किया मतलब इंजन को जो फ्यूल का सप्लाई होने वाला था उसको बढ़ा दिया। उससे क्या होगा, एक्सप्लोजन बड़ा होगा, मतलब एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी, मतलब जो भी फोर्स इंजन एक्सर्ट करने वाला है, इंपार्ट करने वाला है, वो वहां पे बढ़ जाएगा। और उस फोर्स की वजह से जो बाइक और बाइक के ऊपर अपन बैठे हैं, इन दोनों के सिस्टम का जो भी इनर्शिया होगा उसको ओवरकम किया जाएगा। एंड जो बाइक पहले रेस्ट में थी अब वो मोशन में सेट हो जाएगी। लेकिन अगर रोड पे ट्रैफिक नहीं है, रोड भी एकदम भारी है और बाइक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसके बाद में जो हमने एक्सेलरेटर कांस्टेंट रखा है वही कांस्टेंट रखेंगे तो भी बाइक उसी स्पीड से बहुत डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। यानी कि वहां पे यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रखने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन अगर सडनली फिर से रोड पे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, या फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, या फिर कोई छोटा बच्चा रोड पे आ गया, या फिर कोई आदमी आ गया जो खुद ट्रैवल भाग नहीं सकता है और हमें बाइक को रोकना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें अप्लाई करने पड़ते ब्रेक्स। अब ब्रेक्स अप्लाई क्यों करने पड़े, क्योंकि बॉडी का, गाड़ी का जो इनर्शिया था अब वो कौन सी स्टेट में है, वो है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अब जो बाइक, अब जो गाड़ी, अब जो बॉडी ट्रैवल कर रही है उसको रेस्ट में लेके आना है, तो हमें वहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसको अगर रेस्ट में लेके आना है तो हमें वहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी उसका जो यूनिफॉर्म मोशन का इनर्शिया है उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। यानी फोर्स की रिक्वायरमेंट एक ही पर्पस के लिए होगी, ओनली टू ओवरकम इनर्शिया। एंड इनर्शिया का काम क्या होगा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही पकड़ के रखने का, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रखने का, ये काम कौन करता है, इनर्शिया करता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में इनर्शिया एंड फोर्स, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनर्शिया वाली जो टेंडेंसी है जिसको हमने अभी अभी डिफाइन किया है, आपको स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख के देता हूं, उसको याद करना है कि इन केस ऑफ टीएम यानी ट्रांसलेशनल मोशन, tendency of inertia is represented by, सर वीडियो पॉज होता है। कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स, फोर्स नहीं, मास। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, अब उसके बारे में हम आपका एक टॉपिक पढ़ चुके हैं तो सबको मालूम है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया होती है उसको रिप्रेजेंट करने का काम हर बार कौन करेगा, मास करेगा। वही बात अपन रोटेशनल मोशन में पढ़ रहे थे कि बॉडी को अगर रेस्ट में से रोटेशनल मोशन में सेट करना है, फैन का एग्जांपल दिया था मैंने वहां पे, या फिर कोई बॉडी पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है एंड उसको अगर रेस्ट में लेके आना है
दोनों भी केस में वहां पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। यहाँ पे भी सेम केस होगी, बस बॉडी रोटेट नहीं करेगी, बॉडी ट्रांसलेट होगी। मतलब हर एक केस में जब भी ट्रांसलेशनल मोशन होगी बॉडी उसको अपोज करने वाली है, एंड उस अपोज को प्रोवाइड कौन करेगा, मास करेगा। इसलिए अगर मुझे इस चौक को फेंकना है, एंड चौक की जगह पे यहाँ पे एक बेंच रखा है, इस बेंच को उठा के फेंकना है, दोनों में से किस केस में फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, चौक या बेंच? बेंच। बेंच। क्यों बड़ी बेंच में रिक्वायरमेंट ऑफ बेंच। फोर्स? फोर्स इज डायरेक्टली मास प्रोपोर्शनल। ज्यादा है। और वेरी गुड। फोर्स मास डायरेक्टली ज्यादा। प्रोपोर्शनल टू मास नहीं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उस फोर्स की रिक्वायरमेंट थी इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, लेकिन इनर्शिया प्रोवाइड करता है मास। तो चौक की कंपैरिजन में बेंच का मास इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि वहां पे फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। क्लियर है सबको? इसका मतलब हर बार मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी को रेस्ट में से मोशन में सेट करना है या फिर मोशन में से, लेकिन मोशन कौन सी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में से रेस्ट में लेके आना है, दोनों भी केस में हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, फोर्स की। एंड फोर्स की रिक्वायरमेंट एक ही पर्पस के लिए होती है, टू ओवरकम द इनर्शिया। इनर्शिया का काम क्या है, अपोज करना। किसको अपोज करना, चेंज इन स्टेट को। कौन सी स्टेट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट भी होगी या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी होगी। एंड इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मास ओनली। क्लियर है? फिर मास, इनर्शिया, फोर्स। यस सर। यस सर। यस तो सर। अब सबसे पहले जब मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था एरिस्टोटल ने, तो ये जो एरिस्टोटल है उसने यहाँ पे एक पॉइंट बोला था जो हमारे एनएलएम से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको करेक्ट करके फिर गैलीलियो को इनर्शिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। और ये एरिस्टोटल का बोलना ये था कि टू मेंटेन और टू सस्टेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि किसी भी बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखने के लिए या फिर सस्टेन करने के लिए वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, उसने क्या किया है, एक टॉय कार ली है, एंड उस टॉय कार को वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग, डोरी बांध रहा है, एंड उस स्ट्रिंग को हाथ में पकड़ के टॉय कार वो खींच रहा है। तो अगर उसको टॉय कार को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसको कंटिन्यूअसली फोर्स इंपार्ट करना पड़ेगा। ये एग्जांपल, इस तरह की कंडीशन एक्सप्लेन की थी एरिस्टोटल ने, जो उस एग्जांपल से रिलेटेड करेक्ट भी है। हमें मालूम है कि जब तक वो खींच रहा है तब तक टॉय कार चलेगी, खींचना बंद किया टॉय कार को रुकना पड़ेगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रखने के लिए वहां पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो एरिस्टोटल ने बोला था अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, तो वो मैच कर रहा है, वो करेक्ट हो रहा है। ये एरिस्टोटल बोल चुका है 2nd एंड 3rd सेंचुरी बीसी में। लेकिन फिर गैलीलियो जब सेम मैकेनिक्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है, फिर गैलीलियो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है, और गैलीलियो बोलता है कि यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रखने के लिए वहां पे फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो टॉय कार बॉय खींच रहा था, जिस सरफेस के ऊपर वो खींचता है, वो सरफेस के बिटवीन एंड टॉय कार के जो व्हील्स है उसके बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। एंड उस अपोज की वजह से उस टॉय कार की स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन नहीं हो रही है। उसको ओवरकम करने के लिए हमें वहां पे खींचना पड़ेगा, मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सरफेस को एकदम स्मूथ बना दे, फ्रिक्शनलेस बना दे, वहां का एयर रेजिस्टेंस, मतलब वैक्यूम प्लेस करेंगे, एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा, एंड उस केस में अगर व्हीकल को, टॉय कार को हमने मोशन में सेट किया तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगी। ये गैलीलियो का बोलना था। क्लियर है सबको? एरिस्टोटल ने क्या बोला था, गैलीलियो ने क्या उसमें करेक्शन किए थे, ठीक है। हाँ। अब उसमें कंडीशन क्या है, देखो कि गैलीलियो बहुत सारे एग्जांपल्स इसको एक्सप्लेन करता है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि ट्रेन होती है, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद अगर ठीक से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो स्मोक निकलता है इंजन से उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे 2, 4, 5 मिनट हो गए और ट्रेन स्पीड में आ गई, उसके बाद में स्मोक दिखता ही नहीं। कब तक? जब तक दूसरे स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुक रही है तब तक। ऐसा क्यों हुआ? अब स्मोक निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। स्मोक कम निकल रहा है मतलब फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार ट्रेन को अगर मोशन में सेट कर दिया तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेन क्या करती है, विदाउट एनी फोर्स उसी स्पीड से ट्रैवल करती है।
क्योंकि वहां पे ट्रेन के ट्रैक में ट्रेन के जो टायर्स होते हैं, टायर में व्हील होते हैं, उनके बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एकदम नेग्लिजिबल होता है। बस वहां पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी स्पीड कम होगी, अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं रहा तो ट्रेन उसी स्पीड से बहुत डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है। यानी गैलीलियो जो बात बोल रहा था वो करे। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए गैलीलियो ने सबसे पहले अभी जो लिख के दी थी उस इनर्शिया वाली टेंडेंसी को एक्सप्लेन किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो क्या होता है इनर्शिया? मतलब बोलो सब लोग, इनर्शिया इज द टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर, जिसका काम क्या है? मैटर अपोज करना। किसको अपोज करना? Change. चेंज इन स्टेट। कौन सी स्टेट? इधर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन। एंड Yes, यही sir. हमारे न्यूटन Yes, का sir. फर्स्ट लॉ बनता है। ठीक है, क्या होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट? फिर ये बनेगा लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ क्या बनेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन के लॉ के फर्स्ट इनर्शिया लॉ को हम बोलते हैं एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया। और वो एक्सप्लेन क्या करेगा कि फोर्स इज रिक्वायर्ड to displace the body. टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ द बॉडी। या फिर डिटेल स्टेटमेंट अगर उसका देखेंगे तो ऐसा दिया गया है कि if body is at rest or is in uniform motion, there is requirement of force to set the body in motion from rest or to rest from uniform motion. मतलब until a body is applied with a force, it will remains in its state of rest or state of uniform motion. डिफरेंट तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले लॉ में न्यूटन जो एक्सप्लेन कर रहा है वो इतनी बात है कि इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगेगा। यानी बॉडी को रेस्ट में से मोशन में सेट करना है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में से रेस्ट में लेके आना है, दोनों केस में फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है फिर सबको? न्यूटन का sir. फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। Yes, sir. Yes, Okay. sir. उसके बाद में सेकंड लॉ में न्यूटन एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं एज ए लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ Mass and velocity. Mass and प्रोडक्ट ऑफ velocity. मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उनका कंबाइंड इंपैक्ट डिफाइन करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी डिराइव की है जिसको लीनियर मोमेंटम बोला गया है। एंड जो कैलकुलेट करेंगे हम बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसका नोटेशन होगा P, फॉर्मूला बनेगा m इंटू वी। P बनेगा m इंटू वी। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा m इंटू वी वेक्टर। SI यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहां से डायमेंशंस बनेंगे L1 M1 T-1। एंड ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। एंड इसी से रिलेटेड हम एक रिलेशन देख चुके हैं, L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2IE। रोटेशनल मोशन में ये मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो सेम पार्ट से रिलेटेड ये काइनेटिक एनर्जी का एंड लीनियर मोमेंटम का रिलेशन। अब न्यूटन क्या बोलता है सेकंड लॉ में कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ में ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी बॉडी को रेस्ट में से मोशन में सेट करना है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में से रेस्ट में लेके आना है, वहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया था। अब न्यूटन बोलता है कि जो फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और होता है टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि अगर हम फोर्स थोड़ा सा कम अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम में जो चेंज होने वाला है उसका रेट कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे वहां पे क्या होगा? मोमेंटम का चेंज होने का रेट बढ़ता जाएगा। अब मोमेंटम चेंज होगा मतलब क्या चेंज होगा? देखो, मास इनटू वेलोसिटी में मास को हम कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते। एक केस है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी में m डैश इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर, उसको छोड़ दो। वो अगर छोड़ेंगे तो मास कभी भी चेंज नहीं होता। रॉकेट प्रोपल्शन। हाँ, रॉकेट प्रोपल्शन। तो यहाँ पे मास जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किस में होता है? वेलोसिटी में होता है। ठीक है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स इंपार्ट करते हैं, तो उस केस में चेंज किस में ऑकर होगा? ओनली वेलोसिटी में ऑकर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, यानी कि F बनेगा प्रोपोर्शनल टू dp मतलब चेंज इन मोमेंटम। यानी हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं? कांस्टेंट को लेके आते हैं,
तो ये बनेगा F इक्वल्स टू K इंटू dP बाय dt। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली जो K हम कांस्टेंट ले रहे हैं ये बनेगा इक्वल्स टू 1 इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर SI लो, CGS लो, हर एक सिस्टम में K की वैल्यू कितनी रखनी है 1। क्यों ऐसे, उसके बारे में मैं मेजरमेंट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से इंट्रोड्यूस करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखा गया था कि हर बार K की वैल्यू कितनी आती है 1 होती है। इसको मैं डायरेक्टली निगलेक्ट कर सकता हूं, यानी F बनेगा dP बाय dt। फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dP मतलब चेंज इन मोमेंटम, यानी ये बनेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अब मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी है, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, उसको हम कांस्टेंट लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन, और तब जाके मुझे न्यूटन का फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, जो प्रैक्टिस में हर बार हम वही यूज करेंगे। लेकिन न्यूटन ने F इक्वल्स टू ma नहीं बोला था, न्यूटन ने बोला था F प्रोपोर्शनल टू dP बाय dt। लेकिन हम ये यूज ही नहीं करते, हम हर बार यूज किसको करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये बन गया न्यूटन। अथर्व तुझा रेंजचा प्रॉब्लेम है, तो ये बन गया न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर बोलो। रॉकेट प्रोपल्शन में मास चेंज होगा क्या? होगा। कुछ है क्या उसका कंसर्न? रॉकेट प्रोपल्शन का दिया क्या मैंने एग्जांपल, फ्यूल कैसे बर्न होता है, फिर मास कैसे चेंज होता है। यहाँ पे अपन बॉडी मैटर की बात कर रहे हैं। अथर्व जे सांगतोय त्यावर फोकस कर। चलो, तो ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इससे रिलेटेड और एक क्वांटिटी आती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए इंपल्स, और ये इंपल्स जो है इट इज डिनोटेड बाय जे होगा। क्या होता है इंपल्स मतलब? व्हाट इज मीन बाय इंपल्स? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम मतलब क्या होता है? देखो, कभी कभी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर हम जब भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स दो टाइप से अप्लाई होता है, एक यूनिफॉर्म फोर्स होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होता है। जनरली हम यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई नहीं कर पाते, हर बार नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ही होता है। लेकिन उसमें भी एक केस ऐसी आती है कि जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है वो फोर्स एक्ट होते टाइम बॉडी का एंड फोर्स अप्लाई करने वाले बॉडी का जो कांटेक्ट है वो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, एंड उसके वजह से फोर्स का इंपैक्ट बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वॉल में क्या करना है, एक नेल फिक्स करना है, भिंतीत खिळे ठोकायचे, मैंने उसको हैमर ऐसे पकड़ के ऐसे जोर से दाबा तो नेल अंदर जाएगा क्या? नो सर। लेकिन उसी नेल को पकड़ के हैमर अगर No, जोर sir. से पीछे से लेके आऊंगा एंड उसको इंपल्स में कन्वर्ट कराऊंगा, मतलब बॉडी के कांटेक्ट में एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर वो होगा, फिर फोर्स अप्लाई होगा, नेल अंदर चला जाएगा, मतलब वहां पे क्या हुआ था, इंपल्स हुआ था। जैसे क्रिकेट में भी बैट्समैन है, क्या करता है, सिक्स मारते टाइम बैट को एकदम ऊपर से लेके आता है, बैट कैन बॉल का कांटेक्ट क्या होता है, वेरी शॉर्ट, बहुत कम टाइम के लिए होता है, मतलब वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, इंपल्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इंपल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, मतलब ये बनेगा J इज इक्वल्स टू dP चेंज इन मोमेंटम, या फिर ये बनेगा F इंटू टी फोर्स इनटू टाइम। तो इसका SI यूनिट क्या बनेगा, dP चेंज इन मोमेंटम मतलब kg मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसी को न्यूटन इंटू सेकंड ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ टेल मी SI यूनिट फॉर, सॉरी SI यूनिट हो गया, डायमेंशन फॉर दिस M1 L1 T minus 1। M1 L1 T minus 1, ठीक है, या फिर L1 M1 T minus 1, ये बन गए डायमेंशंस फॉर इंपल्स। ठीक है, इसका बाकी कहीं पे यूज नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर डायमेंशन का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए फॉर्मूला रिमेंबर करना है। चलो, अब न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर आते हैं। क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? Every action there is equal and opposite reaction. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड लॉ Reaction. क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड कंपल्सरी ये एक्शन एंड रिएक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ फोर्स ओनली। ऐसे बोलना पड़ा एनसीईआरटी को,
ऐसा क्यों? क्योंकि ये इतना फैमिलियर हो गया कि लोग इसको हर एक डेली लाईफ में भी अप्लाय करने लगे, ठीक है ना. जसं केलं तसंच होणार काहीतरी असतं ना, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे. तो ये न्यूटन का लॉ इतना फेमस हो गया, उसके स्टेटमेंट इतने भारी थी, इसलिए न्यूटन फेमस है. तो एनसीईआरटी बोलती है कि एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ फोर्स ओनली, बाकी तत्वज्ञान तुमचं कनेक्ट करू नका, ठीक है. मतलब हम किसी भी बॉडी के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी क्या करेगी, उतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इंपार्ट करेगी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे बोर्ड को टच किया, बोर्ड भी टच करेगा. अगर थोड़ा जोर से टच किया, थोड़ा हाथ को लगेगा. अगर एकदम भागते भागते आके इसको मार दिया तो क्या होगा, है ना. समझ में आ रहा है आपको कि रिएक्शन उतनी स्ट्रांग यहाँ पे मिलेगी, ठीक है. तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इस तरह से न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हो गए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. क्लियर है सबको? अब ये तीनों लॉ से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कशन किया, हमारे डिस्कशन का पूरा जो पॉइंट था ये एक फोर्स वाले क्वांटिटी के सराउंडिंग में घूमता था. तो फोर्स मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. व्हाट इज मीन बाय फोर्स? क्या होता है फोर्स मतलब, प्रणव? Mass into acceleration. मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो मी सांगितलं फॉर्म्युला. ये छोड़ के और क्या बोल सकते हैं फोर्स को? Something which is required to displace the body. बर, अजून? यांना ऍड्रेस सांगा, वर घेऊ. ऍड्रेस सांगा, वर घेऊन यांना. हाँ बोलो, क्या बोल सकते हो और? व्हाट इज फोर्स? फोर्स मतलब क्या है? पुल और पुश, ठीक है. फोर्स मतलब क्या होता है? पुल और पुश, जो हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे. किस लिए? टू डिस्प्लेस द बॉडी, ठीक है. पुल और पुश एक्सर्टेड टू डिस्प्लेस द बॉडी. एक बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस करने के लिए या फिर उसका इनर्शिया ओवरकम करने के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करते हैं उसको हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली ये जो फोर्स है इसका नोटेशन होता है एफ, एंड इसका फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू m इंटू ए. दैट इज m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है. एंड इसका SI यूनिट बनेगा न्यूटन. अब इसके डायमेंशंस बनेंगे L1 M1 T-2. बेसिकली फोर्स मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है फोर्स मतलब? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. एंड कभी भी जब भी हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए. उसके बाद में फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन चाहिए. एंड इतना सफिशिएंट नहीं होता है, फोर्स को समझने के लिए हमें और एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. किस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स को अप्लाई किया है, ये अगर सारी चीजें मालूम है तभी हम फोर्स के बारे में जो डिटेल इंटरेक्शन है या फिर वहां पे जो भी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है. सो आज जो था बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. कल के लेक्चर से हम डायरेक्टली एग्जांपल्स का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है.